नमस्ते। आज मेरे साथ फिर से एक बार ललन सिंह साहब हैं। ललन सिंह साहब अ, मतलब एक ऐसे एक्टिविस्ट जो अपने ध्येय के लिए, अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल लगातार लड़ते रहते हैं। साधन कम है, लेकिन इनका जो जो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे इनकी नज़र है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। ललन सिंह साहब, आपका जो आरएसएस से आप बार-बार पूछ रहे हैं कि भई तुम्हारा रजिस्ट्रेशन बताओ, बैंक अकाउंट बताओ, उसका तो कोई जवाब मिल नहीं रहा है। आरटीआई भी आपने डाला, हाई कोर्ट में भी गए। उसकी लेटेस्ट पोज़ीशन क्या है? क्योंकि आरटीआई अब आरएसएस के बारे में मेरे एक आध प्रश्न है, वो बाद में करेंगे। लेकिन आपने वो जो कानूनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उसकी क्या लेटेस्ट पोज़ीशन है? और उसके पहले बहुत संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में दर्शकों को एक बार बता दीजिए कहाँ से सारा मामला शुरू हुआ? मामला शुरू हुआ कि आरएसएस जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका खर्चा कहाँ से आता है। यानी किस नियम से सरकार आरएसएस को सुरक्षा दे रही है, सुरक्षा दे रही है तो उसका पर मंथ कितना खर्चा आ रहा है और आज तक कितना खर्चा हुआ है, और आरएसएस से अगर खर्चा वसूलता है तो कितना वसूलता है। ये स्पेशल ब्रांच में गए, स्पेशल ब्रांच से फर्स्ट अपील में गए, फर्स्ट अपील से सेकेंड अपील में गए। सेकेंड अपील जब रिजेक्ट कर दिया तो हम सेकेंड अपील को हाई कोर्ट में चैलेंज किए कमिश्नर के आदेश पे। हाई कोर्ट ने कमिश्नर के आदेश में कमियों को देखा और उन्होंने पुनः सुनवाई के लिए आयोग के पास भेज दिए 13 अक्टूबर को। यहीं पर आयोग हमको कैसे घुमाया जाए या हमारे रास्ते से कैसे भटकाया जाए, ये काम चालू किया। जो नागपुर का कमिश्नर है, इन्होंने एक नोटिस निकाला 2 को, जिसमें इन्होंने दो सदस्यीय बेंच का गठन किया। ये हमको सूचना दिए कि हमने 2 सदस्यीय बेंच का गठन किया है, आपको 23 तारीख को 3 बजे सुनवाई है। इस बीच में 23 की हम तैयारी में थे। 23 तारीख को 11:22 पर आयोग जो मुख्य आयोग है बम्बई में, उनका एक नोटिस आता है, आदेश आ रहा है कि हम 3 सदस्यीय बेंच को गठन किए हैं और आपका सुनवाई 2:30 से चालू है, 3 बजे से नहीं। हम वहां गए और एक तरह से ये देखा, और तकलीफ की बात है कि आयोग जो है अपने आप को और उनके कार्य प्रणाली को हाईकोर्ट से ऊपर दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट ने इनको कहीं नहीं बोला है कि आप सुनवाई के लिए अलग से बेंच गठित करो। इन्होंने 2 सदस्य भी किया और 3 सदस्य भी किया। और ये इनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके इनकी जो लड़ाई है, ये 2 सदस्य 3 सदस्य के बीच उलझ जाए और आरएसएस जो है उनके प्रति जो जानना है वो जस के वही के वही रह जाए। और इसके लिए हमने जो एजेंडा देखा है, आरएसएस का मुख्य जो एजेंडा है आज क्या है, इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये सच है कि आरएसएस का एजेंडे में सत्ता नहीं है, भारत की सोसाइटी है। सोसाइटी को अपने अधीन करने के लिए, और इसके लिए इनके रास्ते में जो भी बाधे आएंगे उनको ये दूर करने का सोचते हैं। जैसे इनके नजर में सबसे बड़ा बाधा जो है संविधान है। ये समरसत्ता की बात करते हैं, यानी समाज वैसा ही रहेगा, थोड़ा मिलजुल के रहे। लेकिन संविधान तो समानता की बात करता है और समानता इनको चाहिए नहीं। इनको क्या चाहिए, मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति में ऐसा है कि भले ही अपराध एक हो, लेकिन अपराध का सजा जो है इन्होंने जात पर डिवाइड कर दी है। ब्राह्मण के लिए एक ही अपराध का ब्राह्मण को अलग सजा, राजपूत को अलग सजा, वैश्य को अलग सजा, शूद्र को अलग सजा। अगर शपथ भी लेते हैं तो इनके अलग अलग नियम। तो इसीलिए इनकी जो पहली उंगली इन्होंने लगाया है संविधान के ऊपर लगाया। अब देखिए, मोदी जी बोलते हैं संविधान सर्वोपरि है, लेकिन उसी भाजपा का एक एमपी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये चुनाव में बोलते हैं कि हमको 402, हम संविधान बदल देंगे। तो ये भाषा किसका है? ये भाषा जो है भले ही मुख्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो, लेकिन उनके अंदर का जो जवान है वो आरएसएस का है। जी, जी। आरएसएस। तो मुझे हाँ, जी, जी, बोलिए, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं, अभी अभी लेटेस्ट जो कहाँ पे मामला रुका हुआ है, और वो ज़रा एक बार
साफ कर देते। मामला उन्होंने सुनवाई कर लिया है। 3 कमिश्नर बैठ के एक जून में बम्बई और नागपुर का आमने सामने था, और जून में नासिक का जो कमिश्नर थे वो जून में, और उन्होंने फिर सुनवाई करके बोला कि ठीक है हम बाद में आदेश देंगे। मामला जो है वहीं अटक के रह गया, उसके बाहर नहीं निकल रहा। आज मैंने फिर से एप्लीकेशन दिया कि आप सुनवाई हो गई तो मेरे को जल्दी आदेश की प्रति दीजिए, ताकि ये जनहित का मामला है, मैं इसको आगे ले जा सकूं। इसके ऊपर उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। जी जी। तो नहीं, अब मैं जरा ललन सिंह साहब एक दो चीजें और आपसे पूछ लूं। अभी जब नितिन नवीन जी को उसका अध्यक्ष बना दिया गया बीजेपी का, उससे पहले कितना हल्ला मच रहा था कि भाई भागवत जी नहीं मान रहे हैं और भागवत जी जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। लेकिन एक चीज तो करीब करीब अब तय है कि अब आरएसएस का सरसंचालक कौन बनेगा, आरएसएस का मुखिया कौन होगा, ये भी अब अमित शाह और मोदी जी डिसाइड करेंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस में अपने निर्णय लेने की क्षमता हो गई। आरएसएस भी अब झोले वाली वो नहीं है कार्यकर्ता, अब उनको 5 स्टार होटल, बड़ी गाड़ी, बड़ा वो सब की आदत पड़ गई है। मैं इस पे जरा एक आपका कमेंट चाहूंगा। नहीं, वो बड़ी गाड़ी, यही तो देखना होगा ना कि ये मोदी जी जो है वो आरएसएस से गए हैं, आरएसएस उनको भेजा है। और आप देखिए वो कैसा, मतलब अगर उनको 5 स्टार ट्रीटमेंट चाहिए तो वो कैसा करवाते हैं। अनिल अंबानी का 19,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया, 19,000 करोड़ माफ है। जी न्यूज वाले का, चंद्र जी का 5,000 करोड़ छोड़ दिया गया। अगर ऐसा आप देखेंगे ना तो आज पूरे देश में बैंकिंग का जो कर्ज छोड़ा गया है उद्योगपतियों को, वो 49 लाख करोड़ रुपया छोड़ दिया है। तो ये जो काम है उनका, ये दिखाता है कि इनको कैसा माना 5 स्टार का ट्रीटमेंट किया जाए। ये तो सिर्फ काम कराते हैं ना कि आपको ये काम करना, आदेश देना। मोदी जी आरएसएस से बाहर नहीं है, अंदर है। और मोदी जी जो है आरएसएस के संचालक कमेटी में से शायद 5 में से एक है। और इनके आरएसएस जो कहता है उनके आधार से ये बोलते हैं। उन्होंने तो बोल दिया था कि ये एनजीओ है। एनजीओ का कहीं तो रजिस्ट्रेशन होगा, कुछ तो नियम होगा। आज 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ सिर्फ नागपुर में खर्चा हो रहा है उनके सुरक्षा में। केशव कुंज है, बम्बई है, कलकत्ता है। ये जरा सोचिए कि इनकी टोटल खर्चा सरकार का, वो टैक्स जो हम टैक्स देते हैं उसमें से कितना हो रहा है। और इसी की जानकारी जब हम मांगते हैं तो हमको नहीं दिया जा रहा है। जी जी। ललन जी जरा ये बताइए, आरएसएस के अलावा अभी आपका जो आप 4-5 चीजों पे अलग अलग काम करते रहते हैं, और दूसरे किस प्रश्न को आप लेके अभी आंदोलन, मतलब ये सब कर रहे हैं? नहीं, पहला मुद्दा तो आरएसएस का ही है, इसी में बहुत ज्यादा उन्होंने उलझा भी दिया है। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने जो आरएसएस से सीखा है, काल और पात्र, आज देखेंगे, अगर इसको गहराई से देखेंगे तो यही आज चल रहा है। जैसे आपने देखा हुआ काल में 1 नेशन 1 इलेक्शन, आरएसएस या मोदी जी का ये सोचना जो बार बार हम वोटर को पास जाना, खरीदना और फिर जिताना, तो एक ही बार में ये किया जाए। जैसे देखिए बिहार में 10,000 दे दिया, महाराष्ट्र में लाडली बहना दे दिया। तो ये बार बार की झंझट से बाहर निकल के काल के थ्रू सीधा बोलते हैं कि एक बार में जिसको खरीदना खरीद लो, पटाना पटा लो और अपनी सरकार बना लो। साथ में अब ये पात्र में आते हैं, कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां इनके ये धंधे, ये फंडे काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो वहां वो एसआईआर लाते हैं कि उनके वोट को कैसे छांटा जाए ताकि अपने जो कैंडिडेट है वो जीता जाए। इसलिए काल और पात्र ये आज के परिस्थिति में देश में बड़ी जोर शोर से काम कर रहे हैं और इसी एजेंडे पर उनका काम चल रहा है। जी जी। ललन जी बस एक आखिरी प्रश्न और आपसे पूछ लें, ये जो वोट चोरी का मामला है, इस पे भी कुछ आप काम कर रहे हैं? क्योंकि ये भी एक बड़ा भारी वो है कि लोकतंत्र में अगर आदमी का वोट देने का अधिकार ही उससे ले लिया जाएगा, तो ये तो फिर लोकतंत्र क्या बचेगा? मैं इस पे, आपने कुछ इस पे काम कर रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा सोचा तो एक देखिए, जब इसमें कमियां कहाँ है हमको ये देखना होगा।
सभी पार्टियां बोलता है कि ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम से चोरी हो रहा है, और सभी उसी में जाके खड़े भी हो रहे हैं। कमियां यहाँ है, अगर आप जानते कि ये चोरी करेगा, हमको हारना ही है, तो डिक्लेयर, तो उनका तो बहिष्कार कर दो, खुले आम सड़क पर आओ। और ये तमाम पार्टियां सड़क पर नहीं, संसद में लड़ना चाहते हैं। लड़ाई जो है सड़क पर है, संसद में नहीं है। जब तक आप ईवीएम के खिलाफ कमर कस के बाहर नहीं खड़े होंगे, बाहर संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही होगा। और एक बात याद रखिए, मेरे को मार्क्स का एक किताब का याद आ रहा, फर्स्ट वॉल्यूम का, वो कहते हैं कि जहां कहीं भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कमी इस बात में देखते हैं कि सत्ता पर उनके विरोधी बैठे हैं। यही स्थिति इंडिया में है। राहुल को लगता है कि सत्ता में हम रहते तो अच्छा रहता, मोदी बैठा गलत है। और सभी को यही लगता है कि अगर सत्ता में हम रहेंगे तो अच्छा है। बाकी यानी जो कमियां सत्ता नहीं, कमियां तो व्यवस्था में है। और व्यवस्था ही, सत्ता व्यवस्था के द्वारा पूरे ये कुछ संचालन कर रहा, और हम व्यवस्था के ऊपर कोई भी नहीं बोल रहा। ना मोदी तो व्यवस्था में ही है, ना राहुल है, ना अखिलेश जी है, कोई भी व्यवस्था के ऊपर नहीं बोल रहे। व्यवस्था पर बोले, व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई हो, लड़ाई को एक क्लास स्ट्रगल जिसको बोलते हैं वहां है, तो हम निश्चित तौर पर लड़ाई आगे जाएगी और जीतेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ललन सिंह जी बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।